नमस्कार मित्रों, अपने मूल मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज से एकदम स्टार्टिंग से क्लास स्टार्ट होगी सुपर टेट के लिए मनोविज्ञान, और जिसमें पहला टॉपिक है शिक्षण। हालांकि इसके पहले एक वीडियो बनाना था कि हमें जिसमें सिलेबस डिफाइन करना था, लेकिन आज यहाँ से शिक्षण कौशल से ही, शिक्षण से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्रमबद्ध वीडियो आपके पास जाता रहेगा। पूरा का पूरा 30 नंबर का मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान, ये तीनों के तीनों 10-10 नंबर के आते हैं। और पूरा आपके जो सिलेबस में है ये पूरा हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे क्रमबद्ध तरीके से, और आपके पास ये जाता रहेगा। तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा यदि वीडियो पसंद आए तो आइएगा हम स्टार्ट करते हैं शिक्षण से ही। कि शिक्षण तो पहले हम शिक्षण को परिभाषित करते हैं कि शिक्षण होता क्या है। शिक्षण की विशेषता को देखेंगे, शिक्षण के स्तर को देखेंगे, शिक्षण की अवस्था को देखेंगे, शिक्षण के सिद्धांत को देखेंगे। तो हम इस तरीके से क्रमबद्ध देखेंगे। तो आइएगा, शिक्षण होता क्या है। तो शिक्षण एक पढ़ाने तथा पढ़ने की एक प्रक्रिया होती है, कला होती है, विधि होती है, टेक्निक होता है, मेथड होता है। तो ये चीजें शिक्षण कहता है कि शिक्षण पढ़ने तथा पढ़ाने की एक विधि होती है। इसका मतलब क्या है कि एक अध्यापक बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाता है और बच्चा किस प्रकार से सीखता है, तो यही कहता है कि शिक्षण पढ़ने तथा पढ़ाने की एक विधि होती है। फिर आइएगा तो हम देखते हैं इसकी विशेषताओं में और स्पष्ट करते हैं कि क्या ये चीजें हैं। शिक्षण की विशेषता, किसकी विशेषता? शिक्षण की विशेषता। हमने क्या बताया कि शिक्षण एक विधि होती है, एक कला होती है, एक टेक्निक होती है, एक मेथड होता है। तो यही शिक्षण एक विधि होती है, कला होती है, और इंग्लिश में टेक्निक या मेथड कह सकते हैं। तो ये शिक्षण एक विधि या एक कला होती है। फिर क्या कहता है विशेषता? शिक्षण कैसे होगा, जो टेक्निक, जो मेथड या विधि, जो कला हम प्रयोग करेंगे, वो कहाँ पे प्रयोग करेंगे? कक्षा में प्रयोग करेंगे ना, बच्चों के सामने प्रयोग करेंगे। तो यही चीजें कहता है कि शिक्षण जो होता है, शिक्षण का स्वरूप जो होता है वो संकुचित होता है, छोटा होता है। क्यों? क्योंकि वो शिक्षण कक्षा में ही प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से टेक्निक का प्रयोग कक्षा में ही किया जाता है। तो शिक्षण एक कला है, एक विधि है, एक टेक्निक है। फिर शिक्षण का स्वरूप संकुचित होता है। फिर क्या कहता है कि ये जो संकुचित स्वरूप है ये कहाँ पे दिखाई देता है? कक्षा में दिखाई देता है। तो हमने देखा, अब जब कक्षा में एक अध्यापक जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो क्या पढ़ाएगा, ये चीजें जानना जरूरी है। तो हमने बताया कि शिक्षण का स्वरूप यदि संकुचित होता है तो कक्षा में ही प्रयोग किया जाएगा। तो इसका मतलब शिक्षण जो होता है पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए, अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। तो शिक्षण वांछित सूचनाओं के आदान
प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। अब आइएगा मित्रों, समझिएगा थोड़ा सा और समझिएगा विशेषता में कि क्या और कहता है ये शिक्षण, कि हमने ये बताया कि एक कला है, एक विधि है, सूचनाओं का वांछित आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। इसका स्वरूप कैसे होता है, छोटा होता है। और फिर जो पढ़ाएंगे, यदि हम सुपर टेट का क्लास ले रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए। तो ये कहता है कि शिक्षण वातावरण या परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। अर्थात कक्षा में सिलेबस ही पढ़ाया जाएगा सुपर टेट का। यदि मनोविज्ञान की क्लास है तो मनोविज्ञान ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि इतिहास चलेगा। तो ये हमने शिक्षण को परिभाषित किया, शिक्षण की विशेषता को परिभाषित किया। अब आइएगा शिक्षण के अंग या तत्व की हम बात करते हैं, वो क्या चीजें हैं। आइएगा, शिक्षण के अंग या तत्व की बात करते हैं। ये क्या कहता है कि शिक्षण के अंग या तत्व में हम लोग जानते हैं एक मनोवैज्ञानिक है एडम अथवा रास महोदय, एडम अथवा रास, ये क्या कहते हैं, एडम अथवा रास महोदय कहते हैं कि शिक्षण जो होता है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। एकदम फैक्ट चीजें हैं ये कि एडम अथवा रास ने कहा शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें इन्होंने बताया कि द्विध्रुव का मतलब एक ध्रुव पर शिक्षक होता है, दूसरे ध्रुव पर शिक्षार्थी होता है। तो इन्होंने कहा कि एक ध्रुव पर शिक्षक होता है और दूसरे ध्रुव पर शिक्षार्थी होता है। तो यही कहा कि अध्यापक या शिक्षक किसको पढ़ाएगा, शिक्षार्थी को पढ़ाएगा। तो यही कहते हैं एडम अथवा रास महोदय कहते हैं कि शिक्षक जो होता है चुंबक के समान होता है। लोहे में चुंबक को चाहे इधर से पकड़ाइए चाहे इधर से पकड़ाइए, दोनों तरफ से चुंबक पकड़ लेगा। तो यही कहते हैं। फिर इनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए जॉन डेवी महोदय कहते हैं कि शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया के साथ साथ शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये कहते हैं कि एक तरफ तो शिक्षक रहता ही है, दूसरी तरफ शिक्षार्थी रहता है, लेकिन वो क्या पढ़ाएगा वो बताने की कोशिश करते हैं जॉन डेवी महोदय। तो ये कहते हैं कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें ये कहते हैं कि एक तरफ शिक्षक रहता है, दूसरी तरफ शिक्षार्थी रहता है, तीसरी तरफ जॉन डेवी ने जो बताया वो कहा कि पाठ्यक्रम का होना आवश्यक होता है। तो यही कहते हैं कि एक तरफ शिक्षक दूसरी तरफ शिक्षार्थी और बीच में पाठ्यक्रम का होना अति आवश्यक होता है, तभी पूरी की पूरी शिक्षण प्रक्रिया पूरी हो पाती है, अदरवाइज नहीं पूरी हो पाती है। तो अब यहाँ से फिर क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन स्वतंत्र चर है, कौन आश्रित चर है, कौन मध्यस्थ चर है। तो शिक्षक जो होता है वह स्वतंत्र चर होता है और शिक्षार्थी आश्रित चर होता है और पाठ्यक्रम जो होता है वह मध्यस्थ चर होता है। तो ये रहे शिक्षण के अंग या तत्व। अब आइएगा हम मित्रों शिक्षण के स्तर को देखते हैं
कि शिक्षण के स्तर कितने प्रकार के होते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है शिक्षण के स्तर, और यहीं से अब की बार टेट में क्वेश्चन पूछा गया था, और या सुपर टेट में भी पूछता है, सी टेट में भी पूछता है। तो शिक्षण के स्तर, मनोवैज्ञानिक एक बिग्बी है, बिग्बी एक मनोवैज्ञानिक है, ये कहते हैं कि शिक्षण के जो स्तर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि पहला स्तर बताया स्मृति स्तर, इसी स्तर को पंचपदीय तो हमने बताया शिक्षण के स्तर, जिसमें हमने स्मृति स्तर और पंचपदीय प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 5 प्रकार की प्रणालियां पाई जाती हैं। वो अलग हम बताएंगे कि किस प्रकार से प्रणाली पाई जाती है। तो ये हुआ पहला स्तर। दूसरा स्तर हुआ बोध या अवबोध स्तर। तीसरा स्तर हुआ चिंतन या विमर्शी स्तर। आइएगा, यहाँ पे कई प्रकार से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि स्मृति स्तर या पंचपदीय प्रणाली के जनक कौन है या प्रतिपादक है। तो हर्बर्ट महोदय इसके जनक या प्रतिपादक माने जाते हैं स्मृति स्तर या पंचपदीय प्रणाली के। बोध या अवबोध स्तर के प्रतिपादक जो माने जाते हैं वो मॉरिसन माने जाते हैं। चिंतन या विमर्शी स्तर के प्रतिपादक हंट महोदय माने जाते हैं। आइएगा, एक ही बार में इसको हम समझते हैं। अब फिर क्वेश्चन बनता है कि स्मृति स्तर कौन सा स्तर होता है, निम्न स्तर होता है कि उच्च स्तर होता है कि मध्य स्तर होता है, कौन सा स्तर होता है। आइएगा पहले परिभाषित करते हैं, उसके बाद फिर अपने आप पता चलेगा कि हाँ कौन सा निम्न स्तर है, कौन सा उच्च स्तर है, कौन सा मध्य स्तर है। तो स्मृति स्तर में बच्चों को रटाने पर बल दिया जाता है, तो स्मृति स्तर हुआ रटाने पर बल। बोध स्तर बच्चों को समझाने पर बल दिया जाता है, अर्थात बच्चों को स्मृति स्तर में रटाया जाता है। टीचर की बातें, अध्यापक की बातें हूबहू रट लेता है। बोध स्तर में अध्यापक समझा के पढ़ाता है और बच्चा समझ के पढ़ता है। चिंतन स्तर या विमर्शी स्तर में तर्क करना, आकलन करना, चिंतन करना इत्यादि सिखाया जाता है, अर्थात बच्चा क्या करता है, तर्क करता है। प्रश्न अध्यापक की तरफ से आता है, उत्तर भी देता है, फिर उस पर तर्क करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, तो उसे चिंतन या विमर्शी स्तर कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक हंट महोदय माने जाते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया। अब फिर क्वेश्चन बना कि कौन सा निम्न स्तर है, कौन सा उच्च स्तर है, कौन सा मध्यस्थ स्तर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रटाने की प्रणाली शिक्षा प्रणाली में सबसे निम्न स्तर मानी जाती है, सबसे खराब स्तर मानी जाती है, और चिंतन करना सबसे उच्च स्तर माना जाता है। तो स्मृति स्तर सबसे निम्न स्तर माना जाता है, और बोध स्तर मध्यस्थ स्तर माना जाता है। चिंतन स्तर सबसे उच्च स्तर माना जाता है। अब यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले, आपका बाहर नहीं जाएगा स्तर से, ये गारंटी है। फिर उसके बाद आइएगा, अब अगला टॉपिक लेते हैं, अवस्थाओं पर हम देखते हैं कि शिक्षण की अवस्थाएं कितनी होती हैं और वो अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछता है। तो शिक्षण की अवस्था, शिक्षण की अवस्थाएं,
तो शिक्षण की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो 3 प्रकार की अवस्थाओं को आइएगा समझिएगा। 3 प्रकार की अवस्थाओं में पहला पूर्व क्रिया की अवस्था, दूसरा अंतः क्रिया की अवस्था, तीसरा उत्तर क्रिया की अवस्था। आइएगा अब इसको समझते हैं, बहुत आसान है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया पाठ योजना का बनाना कौन सा स्तर है, या साहित्य को इकट्ठा करना कौन सा स्तर है, गृह कार्य देना कौन सी अवस्था है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो आइएगा पहले परिभाषित कर लेते हैं, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या चीजें हैं, कौन सी अवस्थाएं हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। पूर्व क्रिया की अवस्था को हम पहले देखते हैं। पूर्व क्रिया की अवस्था वह अवस्था होती है जब अध्यापक कक्ष में आने से पहले जो क्रियाएं करता है, अर्थात कक्ष में अध्यापक आने से पहले जो भी क्रिया किया उसे हम पूर्व क्रिया की अवस्था कहते हैं। आइएगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझिएगा। हम लोग जब बीएड या बीटीसी, या आप लोग सभी हमारे मित्र जो बीटीसी या बीएड किए होंगे, वो जब लेसन प्लान बना के ले जाते हैं तो पहले वो अपना सारा का सारा वर्क क्या करते हैं, रूम पर ही करते हैं। पाठ योजना को रूम पर ही बनाते हैं और वहां पे पूरा का पूरा साहित्य को इकट्ठा करते हैं, सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, फिर पाठ योजना को वो बनाते हैं। तो वही पूर्व क्रिया की अवस्था दे दिया, पाठ योजना का बनाना। तो ये कौन सी अवस्था है? अब आपको पता चला कि कक्ष में आने से पहले जो क्रिया करता है अध्यापक, वही पूर्व क्रिया की अवस्था कहलाती है। अब आइएगा अंतः क्रिया की अवस्था। ये अवस्था क्या होती है? अध्यापक कक्ष में प्रवेश कर दिया, अध्यापक कक्ष में प्रवेश कर दिया तो उसे हम अंतः क्रिया की अवस्था कहते हैं। जैसे अध्यापक के द्वारा प्रकरण का प्रस्तुतिकरण करना, तो कौन सी अवस्था होगी? तो अंतः क्रिया की अवस्था होगी। फिर क्वेश्चन बनता है कि शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, तो शिक्षण विधि का प्रयोग कहाँ पे करेगा? अध्यापक कक्षा में करेगा। तो शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, प्रकरण का प्रस्तुतिकरण करना, और क्या सहायक सामग्री का प्रयोग करना, चाक, डस्टर, बोर्ड इत्यादि जितनी भी सहायक सामग्री है उसका प्रयोग अध्यापक कक्षा में ही करता है। ये चीजें हैं। फिर उसके बाद उत्तर क्रिया की अवस्था। इसमें क्या होता है? अध्यापक बच्चों को सारा का सारा पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों का आकलन करता है, मापन करता है, मूल्यांकन करता है। जब इतनी सारी चीजें वो कर लेता है तो अंतिम में यही करता है कि मापन, मूल्यांकन, अर्थात बच्चों से पूछता है कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो जब बच्चा बोलता है कि हाँ समझ में आ गया, तो अध्यापक के द्वारा मापन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है कि चलिए ये क्वेश्चन बताइए। और वह क्वेश्चन पूछ के जो पढ़ाया गया रहता है, पूछने के बाद वह उसे पता कर लेता है कि हाँ समझ में आया, और उसके बाद अंतिम में वह गृह कार्य दे देता है बच्चों को। तो उत्तर क्रिया की अवस्था कहलाती है। आइएगा देखिएगा एक एग्जाम्पल को। पाठ योजना का बनाना, पाठ योजना का बनाना, प्रकरण का प्रस्तुतिकरण करना, या शिक्षण विधियों का प्रयोग या सहायक सामग्री का प्रयोग, फिर गृह कार्य देना। ये तो आपकी अवस्थाएं रही। अब आइएगा थोड़ा सा बचा है शिक्षण का सिद्धांत। क्या होता है शिक्षण का सिद्धांत, उसको भी हम देखते हैं कि शिक्षण का
शिक्षण के सिद्धांत। आइएगा, शिक्षण के सिद्धांत कई प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है कि अध्यापक कक्ष में किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाता है कि बच्चों में रुचियां पैदा हो, बच्चा हमेशा मोटिवेट रहे, अध्यापक कक्षा में सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करे। तो ये चीजें हैं। तो जैसे हमने कहा शिक्षण के सिद्धांत में रुचि का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, इसका अर्थ क्या हुआ? आइएगा, अध्यापक बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाएगा कि बच्चों में रुचियां पैदा हो, इंटरेस्ट हो, पूरा का पूरा उसे मजा आए, ताकि कक्षा समझ में आए। जो भी टॉपिक अध्यापक पढ़ा रहा है वो समझा पा रहा है और बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसे समझ में आ रहा है तो वो निश्चित तौर पे बैठ के पढ़ेगा, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो उसे बोरिंग क्लास लगेगी। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अध्यापक इस प्रकार से पढ़ाएगा कि बच्चों में रुचियां पैदा होंगी। तो ये रुचि का सिद्धांत है। फिर आता है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत ये क्या कहता है? अध्यापक इस प्रकार से बताएगा, कहानियों के माध्यम से बताएगा कि बच्चा हमेशा मोटिवेट रहे, प्रेरणा स्रोत रहे, तब जाके बच्चों में रुचियां पैदा होंगी और वो पढ़ेगा। फिर आता है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का मतलब यदि किसी भी बच्चे को एक बार में नहीं समझ में आया तो बच्चे को दोबारा बताना चाहिए। दोबारा अर्थात बार बार दोहराने को आवृत्ति कहते हैं। बच्चे को एक विधि से नहीं समझ में आया तो दूसरे विधि से उसे बताना चाहिए। तो यही होता है आवृत्ति का सिद्धांत। फिर आता है लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। ये क्या कहता है? लोकतंत्रीय व्यवहार का मतलब होता है, जिस प्रकार से हम पॉलिटी में लोकतंत्र का मतलब समझते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर है कि मनोवैज्ञानिक भाषा में हम कह सकते हैं लोकतंत्रीय को हम कह सकते हैं कि सभी कक्षा में सभी बच्चों के साथ अध्यापक समान व्यवहार करेगा। इसी को लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं। आइएगा, एक आता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत ये क्या कहता है कि अध्यापक इस प्रकार से पढ़ाएगा बच्चों को कि उसका एक सिलेबस होना चाहिए, उसका एक निर्धारित समय होना चाहिए, क्या क्या वो पूछेगा एग्जाम में। इसी प्रकार से कहा जाता है तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है। एक उद्देश्य होना चाहिए अध्यापक का पढ़ाने के लिए। तो यही चीजें हैं मित्रों। हमने आपको, आइएगा एक बार रिवीजन हम कराएं कि क्या हमने पढ़ाया है। हमने क्या पढ़ाया? शिक्षण को पढ़ाया, कि जिसमें हमने शिक्षण को बताया कि शिक्षण पढ़ाने तथा पढ़ने की एक प्रक्रिया होती है, एक विधि होती है, एक कला होती है। फिर हमने विशेषता में बताया कि शिक्षण एक विधि होती है, एक कला होती है, एक टेक्निक होती है, एक मेथड होता है। फिर हमने बताया कि शिक्षण वांछित सूचनाओं के आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया होती है। फिर हमने बताया कि शिक्षण वातावरण या परिस्थिति के अनुसार देना चाहिए। फिर हमने शिक्षण के अंग को बताया। शिक्षण के अंग में हमने बताया कि एडम अथवा रास महोदय के अनुसार यह कहा जाता है कि शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया होती है, जिसमें एक तरफ शिक्षक होता है जो स्वतंत्र चर के रूप में होता है, दूसरी तरफ शिक्षार्थी होता है जो आश्रित चर के रूप में होता है। फिर इन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए जॉन ड्यूवी तथा रायबर्न महोदय ये कहते हैं कि शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया के साथ साथ त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी होती है, जिसमें एक तरफ शिक्षक, दूसरी तरफ शिक्षार्थी, और बीच में वो अध्यापक क्या पढ़ाएगा बच्चों को, तो पाठ्यक्रम को जोड़ देते हैं जॉन ड्यूवी या रायबर्न। तो यही कहता है कि शिक्षक स्वतंत्र चर और शिक्षार्थी आश्रित चर, बीच में जो पाठ्यक्रम जुड़ा उसे मध्यस्थ चर कहा जाता है। फिर हमने आपको बताया कि शिक्षण के स्तर में हमने बताया कि बिगबी महोदय ने 3 प्रकार के शिक्षण के स्तर को बताया, जिसमें स्मृति स्तर या पंचपदीय स्तर। स्मृति स्तर के प्रतिपादक हर्बर्ट महोदय माने जाते हैं। और फिर हमने बताया कि स्मृति स्तर सबसे निम्न स्तर होता है।
फिर हमने बताया कि स्मृति स्तर में बच्चों को रटाने पर बल देता है, तो ये स्मृति स्तर होता है। फिर हमने बताया बोध या अवबोध स्तर। बोध स्तर मध्यस्थ स्तर होता है और इसके प्रतिपादक मॉरिसन महोदय माने जाते हैं। इसमें बच्चों को समझाने पर बल दिया जाता है। फिर हमने बताया आपको चिंतन या विमर्शी स्तर। इसमें बच्चों को क्या किया जाता है, तर्क करना, चिंतन करना, आकलन करना, शोध करना इत्यादि सिखाया जाता है और इसके प्रतिपादक हंट महोदय माने जाते हैं और यह सबसे उच्च स्तर माना जाता है। फिर हमने आपको बताया कि शिक्षण की अवस्था, शिक्षण की अवस्था 3 प्रकार की होती है, जिसमें हमने आपको बताया पूर्व क्रिया की अवस्था, अंतः क्रिया की अवस्था, उत्तर क्रिया की अवस्था। पूर्व क्रिया की अवस्था में हमने आपको बताया कि अध्यापक कक्ष में आने से पहले जो क्रिया करता है उसे पूर्व क्रिया की अवस्था कही जाती है। अर्थात आप लेसन प्लान जब प्राइमरी में लेके जाते हैं, लेसन प्लान कहाँ पे बनाते हैं, रूम पे बनाते हैं, घर पे बनाते हैं, अर्थात कक्ष में प्रवेश करने के पहले जो आपने क्रिया किया। फिर अंतः क्रिया की अवस्था वह अवस्था होती है, अध्यापक कक्ष में जब प्रवेश कर दिया तो वह अंतः क्रिया की अवस्था होती है। इसमें अध्यापक शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, सहायक सामग्री का प्रयोग करेगा, प्रकरण का प्रस्तुतिकरण करेगा। फिर आएगा उत्तर क्रिया की अवस्था। उत्तर क्रिया की अवस्था में अध्यापक जब सारी चीजों को पढ़ा लेगा तो बच्चों से प्रश्न पूछकर उसका मापन करेगा, मूल्यांकन करेगा, उसके बाद अंतिम में गृह कार्य दे देगा, होमवर्क दे देगा। ये आपकी अवस्था हुआ। फिर हमने आपको शिक्षण के सिद्धांत को बताया। शिक्षण के सिद्धांत में हम इस तरीके से बताएं कि यह अध्यापक किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएगा या कक्षा में किस प्रकार से उसकी एक्टिविटी रहेगी, यही चीजें बताने का प्रयास किया जाता है शिक्षण के सिद्धांत में। अध्यापक इस प्रकार से पढ़ाएगा कि बच्चों में रुचियां पैदा हो, बच्चों को मजा आए, बच्चों को सिलेबस समझ में आए, तो अध्यापक इसी प्रकार से पढ़ाएगा। अध्यापक इस प्रकार से पढ़ाए कि बच्चा हमेशा मोटिवेट रहे, इसी को प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। फिर अगर किसी बच्चे को उनकी बात नहीं समझ में आ रही, एक बार अध्यापक बात को नहीं समझ पाया, अध्यापक की बात बच्चा नहीं समझ पाया, तो उसे एक विधि से नहीं दूसरे विधि से बच्चों को बताना चाहिए। एक बार नहीं 2 बार बताना चाहिए, 2 बार में ना समझ में आए तीसरी बार बताना चाहिए, अर्थात जब तक ना आए तब तक बच्चे को बताना चाहिए। इसी को आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं, अर्थात बार बार दोहराने की प्रक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत वह सिद्धांत होता है कि जिसमें अध्यापक सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करेगा, इसी को लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत कहा जाता है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, अध्यापक इस प्रकार से कक्षा में पढ़ाएगा कि उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। अगर जिस चीज की क्लास है उसी जिस कंपटीशन के लिए वो बच्चा पढ़ रहा है, उसी कंपटीशन के लिए वह अध्यापक पढ़ाएगा, उसी को टारगेट करके पढ़ाएगा। तो ये हमने आज शिक्षण को खत्म कर दिया। इसके बाद हम शिक्षण कौशल पर आते हैं। पूरा का पूरा एक क्रमबद्ध तरीके से आपके पास पूरे की पूरी मनोविज्ञान की वीडियो जाएगी और आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।